नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपसर्ग और इसकी परिभाषा, उपसर्ग के उदाहरण, उपसर्ग किसको कहते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। खासतौर पर संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी में संस्कृत के जिन उपसर्गों का प्रयोग होता है, किया जाता है, साथ ही अन्य जो उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अन्य जो भाषा के उपसर्ग उर्दू, फारसी, उनके उपसर्ग भी हिंदी में किस तरह से प्रयुक्त होते हैं और उपसर्गों का अर्थ क्या होता है, या किस प्रकार उपसर्ग अन्य किसी शब्दों के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। अथवा लघुत्तम सार्थक शब्दखंड, ठीक है, तो शब्दखंड यानी शब्दांश जो अन्य शब्दों के आदि में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। शब्द से पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुपुत्र, यहाँ पर सु उपसर्ग है जो पुत्र शब्द के आगे लगा हुआ है। यहाँ सु शब्दांश पुत्र शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ सु शब्दांश है, शब्द नहीं। ठीक है, तो सु एक शब्दांश है, पुत्र एक शब्द है। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, शब्दांश नहीं, क्योंकि शब्दांश का वाक्य में स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। शब्दांश को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़कर ही हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सुपुत्र में सु एक शब्दांश है, केवल सु का हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम पुत्र अथवा अन्य सुभाषित इत्यादि अन्य जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ जब हम सु को जोड़ेंगे तभी उसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। शब्दांश तो केवल किसी शब्द से जुड़कर ही नए अर्थ की रचना में सहायक होते हैं। उपसर्ग की उपरोक्त परिभाषा में तीन बातें हमें स्पष्ट हैं। एक तो उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं, दूसरी उपसर्ग शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं, अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका मूल अर्थ में बदल देते हैं, अर्थात एक अन्य शब्द की रचना और निर्माण हो जाता है। जैसे हार एक शब्द है जिसके सामान्यतः दो अर्थ पराजय और गले की माला होते हैं, किंतु उपसर्ग के जुड़ने से हार से अनेक नए शब्दों की रचना होती है। जैसे प्रहार, इसमें हार शब्द में प्र उपसर्ग लगा है, प्रहार यानी हार शब्द का अर्थ है पराजय यहाँ पर, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। आहार, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ जोड़ने से आहार यानी भोजन अर्थ में परिवर्तित हो गया, क्योंकि हार शब्द जो था उसके दो अर्थ थे, एक माला और एक पराजय। इसमें प्र जोड़ दिया तो चोट करना, प्रहार करना। आहार में आ जोड़ दिया गया तो भोजन और संहार यानी विनाश। ठीक है, सम प्लस हार संहार विनाश, बी प्लस हार विहार घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि में जोड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, आ प्लस हार आहार, प्रहार प्रहार, विहार विहार, समहार संहार, उपहार उपहार, निहार निहार। उपसर्ग के प्रकार, तो हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग इस प्रकार हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हैं, यानी संस्कृत में जिन 22 उपसर्गों को स्वीकृत किया जाता है उन सभी उपसर्गों को हिंदी में उसी रूप में जब हम स्वीकार करते हैं तो उसको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इसके अलावा अन्य उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हिंदी में प्रयुक्त तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों से बने
अनेक शब्द में हिंदी में मिलते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग निम्नलिखित हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जो तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें 22 हैं। जैसे अति, जिसका अर्थ आधिक्य होता है, अतिशय, अतिरेक, अधिपति, है ना, इत्यादि। अधि, अध्ययन, अध्यापन, अनुक्रम, अनुताप, अनुज, ठीक है, अनुकरण, अनुमोदन। अप का देख सकते हैं, अपकर्ष, अपमान, अपकार, अपजय। अपि यानी अपिधान, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आच्छादन। अभि यानी अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभिनय, अभ्युत्थान, अभ्युदय। अव यानी अवगणना, इसमें अव उपसर्ग है। अवतरण, अवकृपा, अवगुण। आ उपसर्ग है, आकंठ, आजन्म, आरक्त, आगमन, आदान, आक्रमण, आकलन। उत उपसर्ग से उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उद्विज। उप उपसर्ग से उपाध्यक्ष, उपदिशा, उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र। दुर अथवा दुष उपसर्ग है, दुराशा, दुरुक्ति, दुश्चिन्ह, दुष्कृत्य। नि जिसका अर्थ अत्यंत है, जैसे निमग्न, निबंध। नकार अर्थ में निकामी, निजोर, है ना। निर उपसर्ग जिसका अर्थ अभाव होता है, निरंजन, निराशा। निस उपसर्ग का भी अर्थ अभावी है, निष्फल, निश्चल, निशेष। परा यानी उलट, विपरीत, पराजय, पराभव। परि अर्थात पूर्ण, परिपाक, परिपूर्ण, है ना, परिमित, परिश्रम, परिवार। प्र आधिक्य अर्थ में प्रयुक्त होता है ज्यादातर। प्रकोप, प्रसारित, प्रबल। प्रति यानी विपरीत, प्रतिकूल, प्रतिच्छाया। प्रति एक एक अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक यानी प्रतिदिन यानी एक एक दिन। वि यानी विशेष अर्थ में जब होता है तो विख्यात, विनंती, विवाद। अभाव अर्थ में विफल, विधवा, विसंगति। सम संस्कृत, संस्कार, संगीत, संयम, संयोग, संकीर्ण। सु अर्थ जैसे सुबोधित, सुशिक्षित इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों की पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं प्रत्यपवाद, इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं। वाद मूल शब्द है, इसमें अप लगता है तो अपवाद, फिर प्रति जब लग जाए तो प्रत्यपवाद। फिर सम आ लोचन, समालोचन, इसमें 2 उपसर्ग हैं, सम प्लस आ। बी आ करण, व्याकरण, इसमें भी 2 उपसर्ग हैं, वी तथा आ। अत्युत्कृष्ट, है ना, अत्युत्कृष्ट में अति, उत्कृष्ट। निर्विकार में निर, वि 2 उपसर्ग हैं। सुसंगत में सु और सम 2 उपसर्ग हैं। अनियंत्रित में अ, नि, ठीक है, 2 उपसर्ग हो गया। अत्याचार में अति, आ। व्याकरण बी आ हो गया। निरभिमान में निर, अभि 2 उपसर्ग हो गए। उसी तरह से पर्यावरण में परि और आ। सदाचार में सत प्लस आ 2 उपसर्ग हैं। अनागत में अन और आ, अनाचार, अन, आ, ठीक है। ये हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जो अ, अन इस तरह के होते हैं। आप संस्कृत के जो तत्सम उपसर्ग हैं उनसे अलग नज़र से इनको देखिए, ठीक है। सु आ यानी सु और आ 2 उपसर्ग हैं। प्रत्युपकार, प्रति और उप। सुप्रस्थान, सु और प्र। हिंदी में प्रयुक्त उर्दू तथा फारसी के उपसर्ग। हिंदी में अन्य भी उपसर्ग हैं, जैसे अ हो गया, अ हिंदी में उपसर्ग में प्रयुक्त होता है, जबकि संस्कृत में नए समास के रूप में प्रयुक्त होता है। और अन्न हो गया और भर हो गया, जैसे भरपेट, यहाँ पर भी भर उपसर्ग है। इसी तरह से अन्य हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त उर्दू तथा फारसी के उपसर्ग जैसे अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित अथवा अंतिम, जैसे अलविदा और अलबत्ता, यहाँ पर अल उपसर्ग है। कम जिसका अर्थ होता है हीन, थोड़ा और अल्प, जैसे कमसिन, कमक्कल और कमजोर। खुश, श्रेष्ठता अर्थ में खुश उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे खुशबू, खुशनसीब, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल, खुश मिजाज। गैर यानी निषेध अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग है, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुमकिन और गैर सरकारी। गैर मुनासिब। दर यानी मध्य में, दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ना यानी अभाव, नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब, नापसंद, नासमझ, नालायक, नाचीज, नापाक, नाकाम। फी यानी प्रति, जैसे फीसदी, फी आदमी। ब, से, के, में और अनुसार इन अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे बनाम, बदस्तूर, बमुश्किल, बतकल्लुफ, ठीक है। वद जिसका अर्थ होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बददिमाग, बदमजा, बदहवास, बददुआ, बदनीयत, बदकार। उसी तरह से बर जिसका अर्थ होता है पर, ऊपर, बाहर, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। बरकरार, वरवक्त, वरक्स, बरजमा,
ठीक है। बा यानी शहीद, जैसे बाकायदा, बाकलम, बाइज्जत, बाइंसाफ, बामुल्याहिजा। विला जिसका अर्थ होता है बिना अर्थ में, बिला वजह, बिला लिहाज, बिला शक, बिला नागा। वे अर्थ होता है बिना, बेबुनियाद, बेईमान, बेवक्त, बेरहम, बेतरह, बेइज्जत, बेअक्ल, बेकसूर, बेमानी, बेशक। ला यानी बिना अर्थ में प्रयुक्त होता है अथवा नहीं अर्थ में, जैसे लापता, लाजवाब, लावारिश, लापरवाह, ला इलाज, लामानी, ला इल्म, लाजवाब। अंग्रेजी के उपसर्ग एवं उनके बने शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हेड, यह एक उपसर्ग है, तो हेड प्रमुख, हेडमास्टर, है ना, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। सब यानी छोटा अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे सब जज, सब रजिस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। उसी तरह से एक्स जिसका अर्थ होता है मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज हिंदी में संस्कृत के तत्सम उपशब्द और उनके उदाहरण, हिंदी में प्रयुक्त अन्य भाषाओं के, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू भाषाओं के उपसर्ग, साथ ही उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग शब्दांश कैसा होता है, इसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो हम प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। तब तक आपके लिए धन्यवाद।